हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीईसी के चैप्टर 21 पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। नाउ दिस इज पार्ट 2। नाउ फॉर दोज पर्सन, इट्स अ डिस्क्लेमर फॉर दोज पर्सन हु हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 1, you kindly watch part 1 and then come to part 2 because this part 2 is the continuation of the part 1, right? Okay, let's dig into it. आज हम लोग देखने वाले हैं मोराटोरियम पीरियड, वाटरफॉल अरेंजमेंट, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि इंटरियम वाला है, दैट मींस इंटरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्लान, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो ये आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू पे अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन। सी, resolution professional, committee of creditors, interim resolution professional, resolution plan, dissolution of corporate data, ये मैंने पहले वाले वीडियो में समझा दिया था आप सभी को कि ये सब क्या चीज होता है ना। आप हमको क्वेश्चन करेंगे सर कहाँ बताया था सर। यार मैंने पूरा आपको एक प्रोसेस बताया था कि आईबीसी का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसी प्रोसेस में आपका कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आ जाता है, इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाता है, रेजोल्यूशन प्लान आ जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आ जाता है। ठीक है, तो पहला वाला वीडियो देख लियो, अच्छे से देखो, उसके बाद ही सेकंड वाले वीडियो में आना। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि ये सब होता क्या है, ये चीज होता क्या है। एंड जो डेफिनेशन मैंने पहले वीडियो में नहीं कवर किया, तो वही डेफिनेशन मैंने इस वीडियो पे पूरा डीपली जाना है और आपको अच्छे तरीके से समझा देना है। ओके, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बंदा होता है? देखो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो कि इंटरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपग्रेड हो। ओके, एनसीएलटी क्या करता है? एनसीएलटी इंटरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भेजता है कंपनी के पास और कैरिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी, राइट, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। वो प्रोसेस करने के लिए एनसीएलटी कौन बंदा भेजता है? इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भेजता है। जो इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भेजता है एनसीएलटी, वो होता है टेम्पररी, उसको परमानेंट बनाना होता है। तो परमानेंट जब बन जाता है ना, उसको कहलाते हैं हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को परमानेंट कौन बनाता है? इसको परमानेंट बनाते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। यार ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कौन बनाता है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाते हैं इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देखो सीधी सी बात है, इंटरियम रेजोल्यूशन, एनसीएलटी ने भेजा इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसने बनाया कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, अगर उनका इच्छा हो, 66% वोट देके इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट, राइट, इजी। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है भैया? रेजोल्यूशन प्लान वही प्लान होता है जो कि क्रेडिटर्स ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज करते हैं। क्रेडिटर्स लाते नहीं है प्लान, वो लास्ट पार्ट में अगर आपको याद आ रहा होगा तो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं, राइट। रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं। कौन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है? क्रेडिटर्स लोग सबमिट करते हैं। यार क्रेडिटर के पास कोई प्लान हो तो वो सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करते हैं। वो होता है रेजोल्यूशन प्लान। तो यू जस्ट हैव टू चेक दैट वीडियो, और उस वीडियो में मैंने कंप्लीटली लिख के रखा हूं यार इसका डेफिनेशन क्या होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है। सो यू हैव टू जस्ट कलेक्ट दोज डेफिनेशंस एंड राइट इट डाउन इन अ पर्टिकुलर प्लेस। करेक्ट। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। यार ये टॉपिक ही तो डिसोल्यूशन के ऊपर है। डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? यार पहले ये समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉर्पोरेट डेटर इज नन अदर देन द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी इटसेल्फ इज नोन एज कॉर्पोरेट डेटर। नाउ this topic talks about the dissolution of company. Okay, now dissolution of company is the entire process of CIRP, isn't it? So you just have to write down the dissolution of corporate data into it. Now the new topics which we're gonna check today is moratorium period, waterfall arrangement, liquidation, voluntary liquidation, winding up by tribunal, difference between winding up and dissolution. Okay. तो पहले टॉपिक पे आज हम लोग चल बसते हैं। इसमें ये है अपना मोराटोरियम पीरियड। ओके, मोराटोरियम कह लो या फिर मोराटोरियम पीरियड कह लो। जब मोराटोरियम स्टार्ट होता है उसी पीरियड को कहते हैं मोराटोरियम पीरियड। ओके, अभी मोराटोरियम होता क्या है? देखो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे मोराटोरियम का कोई डेफिनेशन दिया नहीं है।
ओके अपने जो लॉ मेकर्स है, जो अपना करता धरता है, उनको लगता है कि यार इन बच्चों को मोरेटोरियम का मतलब पता है, तो उन्होंने मोरेटोरियम का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग उन्होंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे प्रोवाइड नहीं किया। ओके नाउ तो उसी वजह से मैंने एक अच्छा वाला डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में यहां पर लेकर आया हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो द मीनिंग ऑफ मोरेटोरियम इज a temporary stopping of an activity especially by official agreement. Okay, see जब CIRP स्टार्ट होता है ना, क्या स्टार्ट होता है बताओ फटाफट। CIRP जब स्टार्ट होता है तो मोरेटोरियम पीरियड भी स्टार्ट होता है। तो CIRP जब खत्म होता है, क्या खत्म होता है, मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस पीरियड में ना जब स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है, तो खत्म और स्टार्ट के बीच में, in that period no new activities shall be taken place. Now which activities are you talking about? Those activities which shall not be taken place, which shall not be executed are mentioned below here. ठीक है, तो जो अपना लॉ मेकर्स है, दे हैव प्रोवाइडेड अस सम एक्टिविटीज which shall not be carried during the period of moratorium. Now we have to check those activities over here. What are those activities? On commencement of the CIRP, the adjudicating authority passes an order declaring moratorium for prohibiting all of the following. Now, on the commencement of CIRP, जब CIRP start हो जाता है, तो adjudicating authority जो है, who is the adjudicating authority? Adjudicating authority is the NCLT himself. ओके नाउ एनसीएलटी पासेस एन ऑर्डर, कि वो ऑर्डर पास करता है कि मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, अभी इंस्टीट्यूट में, अभी कंपनी में ये सारे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। अभी वो कौन से एक्टिविटीज है, लेट्स चेक दिस। दोस एक्टिविटीज आर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब क्या होता है कि न्यू सूट नहीं फाइल किया जा सकता अगेंस्ट द कंपनी। यू कैन नॉट सू द कंपनी, नो न्यू सूट्स शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम। ठीक है, नाउ इफ एनी पेंडिंग सूट्स आर देयर, मतलब कोई सूट पहले से फाइल किया हो चुका है, नाउ दैट सूट इज पेंडिंग, इजंट इट, तो वो कंटिन्यू नहीं होगा, उस सूट को वहीं पे रोक दिया जाएगा। पेंडिंग सूट्स शैल नॉट बी कंटिन्यूड, दो सूट्स शैल बी स्टॉप्ड देयर। और क्या कहा गया यहाँ पे, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डिक्री और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं डिक्री और ऑर्डर क्या होता है। देखो डिक्री जो होता है ना, डिक्री कौन देता है, जज देता है। ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर भी जज देता है। डिक्री जो होता है ना, इट इज गिवन by the judge on the basis of some reason. Order is given by the judge on the basis of no reason, including execution of any judgment, decree or order in any court. तो पकड़ लो क्या हुआ कि किसी कोर्ट पे आपका केस चल रहा है, आप और जज ने बोल दिया कि इस तारीख पे आपके कोर्ट, आपके कंपनी का डिसीजन, जजमेंट मैं देने वाला हूं। तो जज ने बोल दिया ये चीज, राइट, तो उस पे भी रोक लगा दिया जाएगा। जज है तो क्या हुआ, दैट शैल बी स्टॉप्ड। ओके नाउ ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, अलाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट डेटा। अभी समझो ये चीज, तुम्हारा जो एसेट है ना कंपनी का, वो तुम ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके जो कंपनी है ना, उसका मोरेटोरियम पीरियड शुरू हो रहा है। द मोरेटोरियम पीरियड इज गोइंग ऑन ऑफ योर कंपनी। ट्रांसफरिंग नहीं हो पाएगा, इनकम्बरिंग नहीं हो पाएगा, अलाइनेटिंग नहीं हो पाएगा, डिस्पोजिंग नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इनकम्बरिंग का क्या मतलब होता है? इनकम्बरिंग का मतलब होता है रोक लगा दो ट्रांसफर पे, ठीक है। अलाइनेटिंग का मतलब होता है शेयरिंग। ओके, यू इवन कैन नॉट शेयर योर एसेट्स, you even cannot share your assets with some other person. Who cannot share your assets? The corporate debtor. The company cannot share the assets, or the company cannot even transfer the assets. Okay, the company even cannot dispose the assets. You cannot dispose the assets because moratorium period have started, CIRP have started, so you cannot do any such kind of activities. First two activities are clear. Next activity, any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor.
तो कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया, कोई इंटरेस्ट इनकर किया. ओके, ही हैव इन्वेस्टेड इनटू सम सिक्योरिटी. ओके, नाउ he may have to pay the interest or he may receive the interest. So he cannot do any of such kind of things. He cannot even recover or he cannot even enforce any security interest created by the corporate data. Clear? Next क्या है, recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied or in possession of the corporate data. For example, कॉर्पोरेट डेटा मतलब कंपनी के पास में कोई भी किसी और बंदे का प्रॉपर्टी है, अभी वो कब्जे में है या फिर उसके पोजेशन में है या फिर वो ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने कंपनी को, कॉर्पोरेट डेटर को कोई प्रॉपर्टी दे के रखा है, ठीक है, जो कंपनी ऑक्यूपाई करके रखा है किसी दूसरे बंदे का, तो यार वो जो प्रॉपर्टी है ना वो हाथ से गया तुम्हारा. ठीक है, किसके हाथ से, ओनर के हाथ से गया या फिर लेसर के हाथ से गया. ओनर कौन होता है, जो कि प्रॉपर्टी का मालिक होता है. लेसर कौन होता है, जो कि कंपनी को प्रॉपर्टी गिरवी रख के दिया, ठीक है, या फिर यूज करने के लिए दिया, या फिर यूज कर ले तू, कोई बात नहीं, यूज कर ले. ठीक है, तो तुमने दिया है ना कंपनी को, वो कंपनी का ही रह जाएगा. CIRP जब स्टार्ट होता है, यू कैन नॉट रिकवर दैट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट रिकवर दैट प्रॉपर्टी. तो ये सारे जो एक्टिविटीज है ना उस पे पाबंदी लगाया जाएगा. अंडरस्टूड. मोरेटोरियम शैल कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ CIRP. सभी को पता है कि मोरेटोरियम पीरियड एक बार स्टार्ट हो जाए तो जब CIRP खत्म होगा तभी मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने वाला है. ओके, लेट्स गो इनटू द न्यू टॉपिक विच इज नोन एज वाटरफॉल अरेंजमेंट. अभी यार सभी को यार ये मतलब पिक्चर आ रहा होगा ना दिमाग में, वाटरफॉल, कहीं से यार झरने वरने गिर रहे हैं. ठीक है, तो यार कोई भी रोमांटिक वाला सिचुएशन नहीं है, इसमें बहुत लफड़ा हो जाता है, इसीलिए लॉ मेकर ने ये चीज लाया. ठीक है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं पहले एक बार समझा दूं आपको, उसके बाद विल गो इनटू द प्रोविजंस. वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है ना, देखो कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, इट्स गोइंग टू बी डिसॉल्व. तो एट दैट मोमेंट क्या होता है कि आप कंपनी के क्रेडिटर्स हो, तो आपका जो पैसा मार चुका है ना कंपनी, आप तो चाहोगे ना ये कंपनी बंद होने से पहले आपका पैसा मिल जाए. तो यार एक बात बताओ, कंपनी ने सिर्फ आप ही से पैसा लेके रखा है या फिर बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनसे कंपनी पैसा मार के रखा है? ऑब्वियसली देयर आर मोर पीपल, इसमें देयर आर मेनी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. तो कौन से क्रेडिटर को पहले पैसा दे, ठीक है, कौन से बंदे को पहले पैसा दे, कौन से बंदे को लास्ट में पैसा दे, ठीक है, तो वो ही हम लोग यहां पे देखने वाले हैं. तो यार जब कंपनी डिसॉल्व होने की पोजीशन पे आ जाए तब क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है. यार देख कि हु इज गोइंग टू गेट द मनी फर्स्ट, किसको सबसे पहले पैसा मिलने वाला है, किसको लास्ट में पैसा मिलने वाला है. तो द लॉ मेकर्स वो समझ के, लॉ मेकर्स ने समझा कि हाँ झगड़ा होने वाला है, यहाँ पे बवाल होने वाला है, तो हमने एक अरेंजमेंट कर दिया कि इसी अरेंजमेंट के प्रोसेस में यू हैव टू मेक द पेमेंट. क्लियर? So let's check this arrangement. What is waterfall arrangement? It is a manner of distribution of assets. It is a manner of distribution of assets and order of priority of distribution. Okay. ये क्या होता है, ये एक मैनर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. अभी आप पूछोगे यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स क्या होता है. देखो कंपनी बंद होने वाला है, क्यों बंद होने वाला है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो जो एसेट है ना वही बेच बाच के जो पैसा मिलता है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो इनडायरेक्टली यहां पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. ओके, लॉ मेकर्स कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बताता भैया, अपने को ही इंटरप्रेट करना पड़ता है. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ऐसा नहीं है ना कि कोई किसी को पंखा खोल के दे दिया, किसी को एसी खोल के दे दिया, तो वैसा नहीं होता है. वो बेच के जो पैसा मिलता है वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इट इज द वाटरफॉल अरेंजमेंट इज सिंपली ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, which person stands at the first priority, which person stands at the second priority. We're gonna check this. And according to that priority, according to that order made by the lawmaker, we have to repay back the amount they owe from us. Okay. Provided under, in case of liquidation. Okay, waterfall arrangement is done at which moment? In case of liquidation. Liquidation जब हो रहा हो तभी waterfall arrangement का
हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज कहां पे दिया है भाई? ये सब चीज दिया हुआ है सेक्शन 53 ऑफ द आईबीसी। ओके, दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज नोन एज वाटरफॉल अरेंजमेंट। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वाटरफॉल अरेंजमेंट। ठीक है, सपने से निकल गए, झरना वरना गिरना सब बंद हो गया, राइट? तो हकीकत में आते यही होता है वाटरफॉल अरेंजमेंट। अभी इसका प्रोसेस दे, सबको लाइन बाय लाइन खड़ा करो और सबसे पहले जिसको लॉ मेकर्स ने बोला है उसी को पैसा दो। तो सभी लाइन में खड़ा हो चुका है। तो हम लोग ने सबसे पहले बोली लगा किसको देने वाले हैं हम? सबसे पहले हम लोग देंगे सीआईआरपी कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट। ये जो यार हम लोग सीआईआरपी प्रोसेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत खर्चा लगता है यार, लिक्विडेशन में भी खर्चा लगता है यार, कंपनी बंद होने वाला है, बंद होने में भी खर्चा लगता है यार। तो वो खर्चा जो है ना, सबसे पहले वो निपटाओ, लिक्विडेटर को पैसा दो, ठीक है, सीआरपी का जितना कॉस्ट है उसका कॉस्ट का पैसा दो, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। सेकेंड पोजीशन में आता है अपना वर्कमैन ड्यू फॉर 24 मंथ्स। वर्कमैन मतलब वर्कर, जो वर्कर वेजेस मिलता है, जिस वर्कर का वेज आपने 24 मंथ से ज्यादा या फिर 24 मंथ्स या 24 मंथ से ज्यादा हो चुका है, उसको आपने वेजेस ही पेमेंट नहीं किया, उसका पैसा आपने दिया ही नहीं। बेचारा कितने महीनों से काम करता जा रहा है लेकिन आपने दिया ही नहीं। ओके, फॉर ऑलमोस्ट 2 years यू हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑफ दोस वर्कर्स। उन्हीं वर्कर्स का पेमेंट सबसे दूसरे नंबर में आएगा। ओके, उन वर्कर्स को पेमेंट करो। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करो 3 नंबर में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स निपटाओ, उसको निपटाओ। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स निपटाया 3 नंबर में। 4 नंबर में कौन आता है देख लेते हैं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे। अभी 4 नंबर में आ रहा है अपना सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 5 नंबर में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को निपटाओ भैया। उसके बाद 6 नंबर में आता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाइन में खड़ा है, उसको पेमेंट करना है। स्टेट गवर्नमेंट भी लाइन में खड़े है, उसको पेमेंट करना है। 6वां नंबर में उन दोनों को पेमेंट कर दो। 7 वाला नंबर होता है एनी रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज। एनी अदर अगर रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज है, ठीक है, उनका पेमेंट करो। सब खत्म होने के बाद एट द एंड यू हैव टू पे 8वां नंबर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी के मालिक को अगर कुछ बच गया है तो वो बांट के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलवेज कम्स एट द लास्ट पोजीशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, व्हाटएवर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस इज द प्रोसेस हाउ which you should make the payment. ओके, नेक्स्ट आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अब यार सभी बंदे अपने दिल पे हाथ रखेंगे। अगर आपका दिल लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में हाथ रखो, और राइट साइड में है तो राइट साइड में हाथ रखो। और जिनको पता नहीं कि दिल राइट साइड में भी होता है, वो भैया जान लो दिल राइट साइड में भी होता है स्पेशल केसेस में। ठीक है, तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, ठीक है, किन किन को पता है सही में बताओ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर मुझको आता है ये चीज, और अगर नहीं पता है तो थैंक यू लिख के बताओ यार, कम से कम आ जाओ। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ये हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि 99.99 बच्चे को नहीं पता होता है कि वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन क्या होता है। सबको लगता है कि वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एक ही चीज है। वाइंडिंग अप का दूसरा नाम डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन का पेट नेम है वाइंडिंग अप का पेट नेम है डिसोल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस 2 थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स बट ऑफ द सेम प्रोसीजर। सर आपने क्या बोल दिया यार, डिफरेंट थिंग बट ऑफ द सेम प्रोसीजर? बताऊंगा यार, आओ इधर पे आओ। पहला पॉइंट क्या है? वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एंडिंग द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी। व्हाट इज वाइंडिंग अप? जब आप किसी एंटिटी का, किसी कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हो, कंपनी को बंद कर रहे हो, तो वाइंडिंग अप जो होता है वो होता है फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होता है उस चीज का वो होता है वाइंडिंग अप। सही है, वाइंडिंग अप होता है फर्स्ट स्टेज। डिसोल्यूशन इज द फाइनल स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप खत्म करने के बाद आता है बबुआ डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप खत्म करने के बाद आता है डिसोल्यूशन, समझे? तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन एक ही प्रोसेस है, मतलब एक ही प्रोसेस का डिफरेंट स्टेप्स है। डिसोल्यूशन क्या होता है?
डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन तो फाइनल स्टेज है, वो फाइनल स्टेज है। किस चीज का फाइनल स्टेज है? किसी एंटिटी का एग्जिस्टेंस को आप खत्म कर रहे हो, उसका फाइनल स्टेज है डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप होता है फर्स्ट स्टेज। देखो वाइंडिंग अप में क्या होता है कि वाइंडिंग अप में CIRP स्टार्ट हो जाता है। वाइंडिंग अप में क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, लिक्विडेटर होता है। वो क्या होता है कि वो प्रोसेस करता है, वो वाइंडिंग अप का प्रोसेस करता है। ठीक है, कंपनी का किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, ठीक है, किसको कौन सा एसेट बेचना है, कौन सा एसेट रिकवर करना है, ठीक है, वो सब प्रोसेस होता है वाइंडिंग अप में। ठीक है, और डिसोल्यूशन में तो भाई आपको सर्टिफिकेट दिया होता है, सर्टिफिकेट देते हैं। कौन सर्टिफिकेट देता है? एनसीएलटी। एनसीएलटी आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि भैया आपका कंपनी डिसॉल्व हो चुका है, आप जाओ, आपका पोटली बांध के गांव चले जाओ। ठीक है, ये होता है डिसोल्यूशन। तो जो कंपनी को आप बंद कर रहे हो उसका पहला स्टेप क्या है? वाइंडिंग अप। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? वो है डिसोल्यूशन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई से यू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बट of the same process. Which process? Ending of the existence of a entity. Clear? Next, point number B. Winding up is handled by a liquidator or an insolvency professional. So who takes care of this winding up? Liquidator and insolvency professional. Who is? Okay, liquidator or insolvency professional. Now, dissolution happens by way of order passed by the adjudicating authority. देखो लिक्विडेटर क्या करेगा? वाइंडिंग अप प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। वो पूरा वाइंडिंग अप खत्म करने के बाद वो रिपोर्ट भेजेगा किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी है भैया। ये लिक्विडेटर भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक बंदा हो सकता है। आपके घर के सामने जो बंदा रहता है उसको अपॉइंट कर लो। अगर लिक्विडेटर रहता है आपके घर के सामने तो लिक्विडेटर को ले आओ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग अप करने के बाद वो क्या करेगा? रिपोर्ट भेजेगा एनसीएलटी को। एनसीएलटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद एनसीएलटी व्हेन सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ही विल गिव द सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन टू द कंपनी। क्रेडिटर्स क्लेम्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो देखो वाइंडिंग अप का तो प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि फर्स्ट स्टेप है वाइंडिंग अप। तो क्रेडिटर को जो जो चीज चाहिए क्रेडिटर को, क्रेडिटर ओके कैन कम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड आस्क फॉर द ड्यूज। ठीक है, आस्क फॉर द क्लेम्स। बट आफ्टर डिसोल्यूशन कंपनी वंस एंडेड इट्स एग्जिस्टेंस। डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट? डिसोल्यूशन मीन्स खत्म। एनसीएलटी हैव गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन। Go भैया, your company is closed. Now at that moment no creditor can come and claim now because the company is already ended. Its existence have ended, isn't it? D. Company which is in winding up can be taken over or amalgamated by any other entity and company. Now see, company which is in winding up can be taken over or amalgamated by any other entity or company. ओके सी, कंपनी मतलब इसका मतलब क्या भैया? शॉर्टकट में समझाओ। देखो वाइंडिंग अप का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना तो किसी दूसरे कंपनी, दूसरा बड़ा कंपनी जो है उसको अगर दया आ रहा हो या फिर उस कंपनी को लग रहा है कि अगर मैं इस कंपनी को खरीद लूं अभी तो मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर इस दिमाग से कोई कंपनी आए आपके पास और बोले कि आई वॉन्ट टू टेक ओवर योर कंपनी और आई वॉन्ट टू एमलगेमेट विथ योर कंपनी, ठीक है, आपके कंपनी को मैं अपना बनाना चाहता हूं, मेरे कंपनी के साथ मैं एमलगेमेट करना चाहता हूं, एट दैट मोमेंट ठीक है कंपनी कैन बी, तो वो जो चीज है दूसरा कंपनी कैन अप्लाई ओनली इन दी प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप हो तभी आप कर सकते हो। डिसॉल्व हो गया कंपनी तब क्या अपना बनाना भाई, खत्म हो चुका है यार, कंपनी मर चुका, कंपनी एग्जिस्टेंस हैव बीन एंडेड। सो एट दैट मोमेंट यू कैन नॉट कम एंड से दैट आई वांट टू टेक ओवर योर कंपनी और आई वांट टू एमलगेमेट विथ यू, ठीक है, यू कैन नॉट से एनी सच थिंग। अंडरस्टूड? आफ्टर डिसोल्यूशन सच takeover or amalgamation is not possible. Clear? This is the winding up process and dissolution process, whatever you call it. Okay, the difference between winding up and dissolution is this much. Now see, I will take one more video to complete this chapter. After this your chapter 21 will be over, right? You'll be happy enough. So guys, if you like my efforts I make towards you by providing your examination notes, you can please subscribe,
like and share my channel among your friends, enemy, whoever it may be. If you help someone else, God will help you, right? So thank you so much and happy learning.